दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। और सोंगचा उस लड़की से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम जेनेटिक इंजेक्शन की खोज कर रही हो, क्या यह सच है? अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं क्या तुमसे इस बारे में बात कर सकता हूं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की सोंगचा की तरफ देखने लग जाती है और सोंगचा उस लड़की से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है तो मैं जेनेटिक इंजेक्शन के बारे में तुमसे बात करना चाहूँगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वह लड़की सोंगचाओ से कहने लग जाती है कि तुम जेनेटिक इंजेक्शन के बारे में क्या जानते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ से कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी इस जेनेटिक दवाई को बना रही है, क्या मैं तुमसे इस बारे में बात कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की और हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। और अपने दोस्त से कहने लग जाती है जियाओ जिन तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे बिजनेस के सिलसिले में सोंगचाओ से कुछ बात करनी है, मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगी। और उस लड़की की दोस्त कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कह रही हो। और वह लड़की कहने लग जाती है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। और हम देखते हैं कि सोंगचा उस लड़की के साथ वहां से चला जाता और वह लड़की उन्हें रोकती रह जाती है और कहती है कि वह नहीं रुके। और हम देखते हैं उस लड़की के पीछे माओ कैंग को किसी ने पकड़ रखा होता है और वह लड़का अपने मन में सोचने लग जाता है धत्तरे की इस गरीब लड़के की हिम्मत कैसे हुई मिस मैंग को यहाँ से ले जाने की। मैंने यह पार्टी उसी के लिए रखी थी ताकि मैं उसके सामने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से दिखा सकूं, लेकिन यह सोंगचाओ इसे यहाँ से ले जा रहा है, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा सोंगचाओ। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ उस लड़की को बाहर ले आया होता है और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंगचाओ को रोकते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो पार्टी में हुआ उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, अब तुम पार्टी में वापस जा सकते हो, तुम्हारा मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगचाओ उसकी यह बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि यह तुम क्या कह रही हो मिस मैंग, मैं तुमसे सचमुच जेनेटिक दवाइयों के बारे में बात करना चाहता था। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है क्या कह रहे हो तुम जेनेटिक इंजेक्शन के बारे में जानते क्या हो। और सोंगचाओ उसे बताने लग जाता है कि दरअसल मैं एक कंपनी में काम करता हूं और उस कंपनी की मालिक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और उनके लोगों ने बहुत सालों के रिसर्च के बाद जेनेटिक दवाइयों को बनाया है, लेकिन वह कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है जिसकी वजह से वह एक ऐसी कंपनी को खोज रहे हैं जिसमें वह अपनी जेनेटिक दवाइयों को बेच सके। और सोंगचाओ उससे कहने लग जाता है कि यह काम उन लोगों ने मुझे दिया है, अगर तुम चाहो तो मैं उस जेनेटिक दवाइयों का एग्जाम्पल तुम्हें दे सकता हूं और वह दवाइयां पूरी तरह से सही भी हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोंगचाओ से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे साथ इन दवाइयों को बेचना चाहते हो, लेकिन हमारी कंपनी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी की दवाइयों को चुराए और ना ही हमारी कंपनी किसी की मेहनत को अपनी मेहनत बनाती है, वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार कंपनी है, तुम्हें यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे लोग इस जेनेटिक दवाइयों की खोज कर रहे हैं और वह जल्द ही इस जेनेटिक दवाई को बना भी लेंगे। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ उस लड़की से कहने लग जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि लेकिन तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी कंपनी इस जेनेटिक दवाई को कभी नहीं बना पाएगी। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ घबरा जाता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि रुको रुको, मेरे कहने का मतलब नहीं था। और वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का कोई भी मतलब हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा चुकी है और बहुत ज़्यादा समय भी बीत चुका है और हमने इस जेनेटिक दवाइयों को बनाने के लिए बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा काबिल वैज्ञानिकों को यहाँ पर बुलाया है और वह लोग 24 घंटे यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। हमने बहुत सारा समय बेकार कर दिया है उस जेनेटिक दवाइयों को बनाने के लिए। अब तुम चाहते हो कि हम उस जेनेटिक दवाइयों को ऐसी कंपनी से खरीद लें जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हो। और वह लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है कि यह बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़का है, यह शायद मुझे भगाना चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की को थोड़ा सा होश आता है और वह सोंगचाओ से खांसते हुए कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी तुम पे, मुझे सचमुच माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से जाते हुए सोंगचाओ से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ये ऑफ़र मुझे दिया, मैं इस ऑफ़र के बारे में सोचूंगी। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ से कहता है कि रुको जरा। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की सोंगचाओ की एक बात नहीं मानती और उस कार में बैठ जाती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर चलो यहाँ से। जिसे सुनने के बाद वह ड्राइवर कहता है कि यस मैम हम चलते हैं। और इतना कहते ही वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और सोंगचाओ से रुकता ही रह जाता है और सोंगचाओ कहने लग जाता है कि वह तो यहाँ से चली गई, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और उसने मुझे ना तो अपना नंबर दिया ना ही मुझे अपने एड्रेस के बारे में बताया। अब मैं
उससे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूँगा। और सोंग चाओ अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद वह मुझ पर विश्वास ही नहीं करती थी, मेरी बातों को वह झूठ समझ रही थी। लेकिन जो भी हो, जिस काम के लिए मैं इस वर्ल्ड में आया था वह काम तो मेरा हो गया। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोंग चाओ उस बुड्ढे के पास चला गया होता है और वह बुड्ढा सोंग चाओ से कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि यह सारी चीज़ें तुम मुझसे मांगोगे। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उस बुड्ढे से कहता है कि मिस्टर चाओ, मुझे पता है कि आप ही मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं। और वह बुड्ढा सोंग चाओ से कहने लग जाता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा सोंग चाओ को एक सुपर मार्केट में ले आया होता है, जिसे देखने के बाद सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा खाना है और यह तो बहुत बड़ी जगह है। और वह बुड्ढा सोंग चाओ से कहने लग जाता है कि जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक सुपर मार्केट चाहिए है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह सुपर मार्केट ढूंढ लिया। लेकिन इस तरह के सुपर मार्केट को ढूंढने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और यह सुपर मार्केट मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में पड़ा है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यह मार्केट मेरे लिए ढूंढा। और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे इसके लिए आधे मिलियन देना होगा। और तुम कुछ और भी खरीदवाना चाहते हो तो तुम मुझसे ज़रूर कह सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ उस बुड्ढे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहने लग जाता है कि यहाँ पर सचमुच बहुत सारी आइसक्रीम है। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा थोड़ा सा हंसता और कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मेरे लिए बहुत सारा गोल्ड लाना होगा। अगर तुम मेरे लिए गोल्ड नहीं लाते हो तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वह बुड्ढा अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा भोला है, यह तो मेरी बातों को बच्चे की तरह मानता है। अब मुझे जानना होगा कि यह बच्चा इतना सारा गोल्ड कहाँ से लाता है। और वह बुड्ढा सोंग चाओ से कहता है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट तय रहा। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। फिर इसके बाद हमें सोंग चाओ के फादर और सोंग चाओ की बहन को दिखाया जाता है, जो कह रहे होते हैं क्या तुमने सुपर मार्केट खरीदा है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सुपर मार्केट खरीदा है और इसे मैनेज करने में तुम मेरी मदद करने वाली हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ का फादर और सोंग चाओ की बहन उसे घूर घूर कर देखने लग जाते हैं और सोंग चाओ कहने लग जाता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह सुपर मार्केट मुझे मेरी कंपनी के बॉस ने गिफ्ट किया है ताकि मैं खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकूं। लेकिन यह सुपर मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे तुम दोनों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और उन लोगों ने कहा है कि अगर तुम इस सुपर मार्केट को चलाते हो तो तुम्हें हमारे लिए बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल और बहुत सारा फ्रेश मीट भी लाना होगा, यह तुम्हें महीने में एक बार लाना होगा। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ की बात सुनने के बाद सोंग चाओ का फादर थोड़ी देर सोचने लग जाता है और सोंग चाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत ही कम मदद कर सकता हूं। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, आपको बस इस सुपर मार्केट की ध्यान रखना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और सोंग चाओ अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरा फादर बहुत सारे सालों से मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन अब उसे यह काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब वह सुपर मार्केट में ही काम करेगा। और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका है, अब मुझे उस दुनिया में वापस जाना होगा। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग चाओ का फादर अपने सुपर मार्केट को साफ कर रहा होता है और उसे ध्यान से देखने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें सोंग चाओ की बहन को दिखाया जाता है जिसने एक बक्सा उठाया होता है और सोंग चाओ की बहन सोंग चाओ से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बक्सा उठवाने की, ये आलू तो बहुत ही ज़्यादा भारी हैं, मैंने नहीं उठा सकती। और सोंग चाओ से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इस बक्से को मेरे लिए लाई, अब तुम्हें भारी बक्सा लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ की बहन सोंग चाओ से कहने लगती है कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी का बॉस इतने सारे खाने का क्या करेगा, क्या वह किसी को ये खाना बांटता है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ अपनी बहन से कहने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बहन, वह लोग इसका चाहे कुछ भी करे, हमें उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए, अब बस तुम अपना काम करो। और सोंग चाओ अपनी बहन की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखता है और कहने लग जाता है मुझे लगता है कि बहन तुम दिन पर दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हो, जिसकी वजह से तुम इस बक्से को आसानी से उठा सकती हो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ बहन उसे देखने लग जाती है और सोंग चाओ से कहती है कि तुम्हें ये बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये बक्से बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं और इन्हें कोई भी आसानी से उठाना चाहता है। और इतना कहते ही सोंग चाओ की बहन उस बक्से को नीचे फेंक देती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बक्से उठवा कर दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हो ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं। और
और सोंग चाओ अपनी बहन की बात सुनने के बाद उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि लगता है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही है, यह काम को करते वक्त हमेशा ऐसा ही करती है। और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि मेरा फादर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लगता है कि जेनेटिक इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया और मेरा फादर का शरीर और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। यह जेनेटिक इंजेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और सोंग चाओ कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, वहाँ सेंजियान मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे यहाँ से जाना होगा। और इतना कहते हुए अपनी कार में बैठ जाता है और सोंग चाओ के फादर और उसकी बहन वहाँ आ जाते हैं। और सोंग चाओ के फादर सोंग चाओ से कहने लग जाता है कि मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि इतनी लग्जरी कार उन लोगों ने तुम्हें गिफ्ट की है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि फादर विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ कि यह कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया है, लेकिन यह सच है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ का फादर कहने लग जाता है कि तुम्हारी कंपनी की बॉस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा और तुम्हें मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ अपने फादर से कहता है कि फादर मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं वहाँ से अच्छे से काम करूंगा। और इतना कहते ही सोंग चाओ वहाँ से निकलने लग जाता है और उन दोनों से कहने लग जाता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा। और सोंग चाओ अपने शीशे की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं अपनी दुकान से बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया, अब मुझे कोई अच्छी सी जगह ढूंढ कर इस कार को अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ले जाना ही होगा। और वह अपनी रिंग की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरी यह रिंग, और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन मैं उस वर्ल्ड में दोबारा क्यों जाना चाहता हूँ, वहाँ पर तो बहुत सारा खतरा है, मैं वहाँ आसानी से मारा जाऊँगा। और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे उन लोगों की खाने पीने में मदद करनी चाहिए। और सोंग चाओ थोड़ा सा सोचता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होगी, वह तो मुझसे नफरत करती है, शायद मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। सेंजियान मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती होगी और ना ही वह मुझसे प्यार करती होगी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा ध्यान से सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सोंग चाओ कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी अंगूठी को घुमाना ही पड़ेगा और कहने लग जाता है कि सेंजियान मैं आ रहा हूँ। और इतना कहते ही सोंग चाओ के ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है और वह पोर्टल सोंग चाओ की कार को उसमें खींचने लग जाता है और हम देखते हैं कि सोंग चाओ की कार वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ कुछ भी नहीं बचता और सोंग चाओ अपने वर्ल्ड में पहुँच जाता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि जब सोंग चाओ उस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में पहुँच जाता है तो उसकी कार जोर से ज़मीन पर आकर करती है, जिसकी वजह से वह कार इधर उधर भागने लग जाती है और सोंग चाओ उसका बैलेंस नहीं संभाल पा रहा होता है और सोंग चाओ को यह कार बिल्कुल भी नहीं संभल रही होती। सोंग चाओ कहने लग जाता है धत तेरे की, आखिरकार इस कार की प्रॉब्लम क्या है। और हम देखते हैं कि वह कार घूमते घूमते एक दीवार पर आकर लग जाती है और सोंग चाओ कहता है कि आज तो बच गए, नहीं तो यह कार मुझे मार ही डालती, मैंने सोचा नहीं था कि यह कार इस वर्ल्ड में इस तरीके से आएगी, यह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे अगली बार लाने से पहले इसे 100 बार सोचना होगा। और वह कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ इस कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और इस कार की वजह से मुझे खाने लाने में बहुत बड़ी हेल्प हो गई, अब जब भी मुझे यहाँ से कुछ लाना होगा या फिर ले जाना होगा तो यह कार मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है, अच्छा हुआ मैं इस कार को यहाँ पर ले आया। और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि सभी लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे होंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मुझे अपने सेफ्टी सूट को पहन लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ के ऊपर एक मॉन्स्टर आ गया होता है और वह सोंग चाओ को देखने लग जाता है और सोंग चाओ कह रहा होता है कि वैसे भी यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यह वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ के मॉन्स्टर तो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की लार सोंग चाओ के सेफ्टी गियर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सोंग चाओ पूरी तरह से डर जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ अपनी गन को निकालता है, लेकिन हम इतने में ही देखते हैं कि वह मॉन्स्टर सोंग चाओ के ऊपर हमला कर देता है और सोंग चाओ जल्दी से अपनी गन को घुमाता है और ज़मीन पर लेटकर उस मॉन्स्टर के सीने में वह गोली डाल देता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहाँ मर जाता है और सोंग चाओ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर मेरे कब पीछे आया मुझे पता भी नहीं चला। और सोंग चाओ उस मॉन्स्टर की तरफ थोड़ी देर देखता है और कहने लग जाता है लगता है कि यह मर गया, आज तो मैं मरते मरते बच गया। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ के बगल में आकर एक गोली जोर से लगती है, जिसे देखकर सोंग चाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या हो रहा है। और फिर हम वहाँ पर किसी के पैर को देखते हैं, वह कहने लग जाता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ऐसी जगहों पर नहीं घूमना चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और यह वही हरे बालों वाला बंदा होता है। वह सोंग चाओ से कहने लग जाता है कि क्या तुम हमारी
हमारी टीम के लॉजिस्टिक ऑफ हेड हो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो। और फिर हमें इसके बाद कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हरे बालों वाला बंदा कहता है कि यह बहुत हुआ, अब हमें बाकी के सामान को इस कार में ही छोड़ना होगा और जो हमारे पास है हमें उसे ही ले जाना होगा। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहने लग जाता है कि लेकिन उस कार में तो, और वह हरे बालों वाला बंदा कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम ज़्यादा सामान को ले जाएंगे तो हमारी गति धीमी हो जाएगी और हमें 30 मिनट के अंदर अपने अड्डे तक पहुंचना होगा। अगर हमने ज़्यादा सामान लिया तो हमारी गति धीमी होने की वजह से सभी मॉन्स्टर हम पर हमला कर सकते हैं और यह जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ उससे कहने लगता है कि क्या यहाँ हमारी कार ठीक रहेगी, उसे कोई मॉन्स्टर नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह हरे बालों वाला बंदा कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ के मॉन्स्टर पागल नहीं है जो कि तुम्हारी कार को हाथ लगाएंगे, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमें जल्दी से बॉस के पास पहुँचना होगा, नहीं तो बॉस हम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने वाली है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहने लग जाता है कि ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। और वह अपनी कार की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी कार यहाँ पर ठीक रहे, यह कार बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसे खरीदने में मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, अगर इसे कुछ हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम इसके बाद देखते हैं कि वह लोग सेंजियान के पास पहुँच गए होते हैं। सेंजियान उनसे कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर पहुँच गए, तुम्हें रास्ते में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ पर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई बॉस। और हम इसके बाद देखते हैं कि वह सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और सेंजियान कहने लग जाती है कि मैंने सोचा नहीं था कि लेजिन तुम इसे इतनी जल्दी यहाँ पर ले आओगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ हरे बालों वाले बंदे का नाम लेजिन है। और सेंजियान कहने लग जाती है कि तुम्हारी तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टाइमिंग है। और वह सोंग चाओ से कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसी बक्से को नहीं खोलने वाला, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और सोंग चाओ की बात सुनने के बाद लेजिन जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि बॉस और तुम बिल्कुल एक जैसे हो। जब मैंने पिछली बार बॉस का सामान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो बॉस ने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाई थी। और हम देखते हैं कि सेंजियान थोड़ा सा मुस्कुरा रही होती है, वह कहने लग जाती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह कुछ दूर आ जाते हैं और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि मैंने सुना है तुमने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है। जिसे सुनने के बाद सेंजियान कहने लग जाती है कि वह सिर्फ एक गुलामों का झुंड है, तुम्हें यह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो उसे एक कंपनी भी कह सकते हो, यह तुम्हारी मर्जी है। और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि तुमने मुझे लॉजिस्टिक चीफ का भी टाइटल दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम इसके हकदार हो, तुमने तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अगर तुम नहीं होते तो मैं यह कंपनी कभी भी नहीं खड़ी कर पाती, तुम ही हो जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, अगर तुम हमारे लिए खाना लाते रहोगे तो हम और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि तुम्हें यह ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी कार में थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये नहीं ला पाऊंगा। और सेंजियान कहने लग जाती है क्या तुम जानते हो सोंग चाओ कि हमने अपनी टीम का नाम क्या रखा है। और वह बताती हुई कहती है कि हमने अपनी टीम का नाम द लॉजिस्टिक टीम लीग रखा है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ अपना मुंह बना लेता है और वह कहता है क्या इंटरेस्टिंग नाम है। और सोंग चाओ के पीछे लेजिन कहने लग जाता है कि यह कितना बकवास नाम है, मैंने आज तक इतना बकवास नाम किसी कंपनी का नहीं सुना। और हम देखते हैं कि सेंजियान लेजिन की तरफ देखने लग जाती है और लेजिन सीटी बजाने लगता है और सेंजियान गुस्से में कहने लग जाती है कि तुम्हें इस नाम से कोई प्रॉब्लम है क्या। जिसे सुनने के बाद लेजिन डर जाता है और कहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोंग चाओ भी अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि यह सच कह रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास नाम है। और हम इसके बाद देखते हैं कि सेंजियान जोर से चिल्लाती है कि हम लोग यहाँ पर आ गए और इसकी आवाज़ जिया मई भी सुन लेती है। वह कहने लग जाती है कि मेरी बहन वापस आ गई। और हम देखते हैं वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ब्रदर सोंग आप भी यहाँ पर आ गए, और वह उसके ऊपर झपट्टा मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंग चाओ उसकी तरफ मुंह बनाने लग जाता है और कहता है ये कितनी बकवास लड़की है, और इतना कहते ही उसके सामने से हट जाता है और वह लड़की ज़मीन पर जाकर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए सोंग चाओ। और उसकी बात सुनने के बाद सोंग चाओ हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं उसका ध्यान किसी की तरफ जाता है और वह कहने लग जाता है ये है सेंजियान की टीम। और वह कहता है कि इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ से गया था तो ये बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा कम बचे हैं, इनके साथ क्या हुआ। और सेंजियान कहने लग जाती है कि सोंग चाओ तुम इन लोगों को देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हो, चलो मैं तुम्हें इनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। और वह कहती है कि यह है हमारी टीम
द लॉजिस्टिक टीम लीग। फिर हम इसके बाद कुछ लोगों को देखते हैं जो किसी तरफ देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंग चाओ अपना खाना पका रहा होता है और वह कहता है चलो ये डन हो गया, चलो अब इसे खाते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग उस खाने की तरफ देख रहे होते हैं और पीले वाला बंदा कहता है कि यह क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ लग रही है। और एक बंदा खाना लेते हुए कहने लग जाता है कि मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा मज़ेदार खाना मुझे आज खाने को मिलेगा। और वह पीले वाला बंदा कहता है कि यह कितना टेस्टी खाना है, मैंने आज तक नहीं सोचा था कि ऐसा खाना मुझे मिलेगा। फिर हम इसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो कहने लग जाती है कि रिला मेरा खाना खत्म हो चुका, क्या तुम मुझे अपना खाना दोगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की मना कर देती है और हम लेजिन को देखते हैं जिसके आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। वह कहने लग जाता है कि कितने साल हो गए, मैंने आज तक ऐसा बेहतरीन खाना कभी भी नहीं खाया, यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और वह पीले बालों वाला बंदा सोंग चाओ की पीठ को थपथपाते हुए उसे कहता है कि लॉजिस्टिक ब्रो आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, आज से मैं तुम्हारा आदमी हूँ, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं सोंग चाओ उससे परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है और वह सेंजियान के पास आ जाता है और कहता है कि आज तो मैं बच गया। और सेंजियान कहने लग जाती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम्हें खाना खाना चाहिए। और सोंग चाओ से कहता है कि तुम्हें ये कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा खाना खा चुका हूँ। और सेंजियान उससे कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही कमाल के पर्सन हो, मैंने आज तक ऐसे इंसान को कभी नहीं देखा जो अपने खाने को किसी और को भी शेयर कर सकता है। और सोंग चाओ उससे कहने लग जाता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, तुम कहना क्या चाहती हो। और सेंजियान उससे कहने लग जाती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर खाना लाते रहोगे तो हमारी टीम दिन पर दिन ताकतवर होती जाएगी और हम 1 साल के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी को तैयार कर लेंगे। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो लेजिन ने मुझे बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि पागल हो चुके हैं और दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं और वह बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद और सेंजियान कहने लग जाती है कि लेजिन तुमसे बिल्कुल सही कह रहा था, यह तूफान से आने की पहले की शांति है। और वह कहने लग जाती है कि हमें छोटे मोटे मॉन्स्टर से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वह हमें प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर हैं जो कि दिन पर दिन ताकतवर और बड़े होते जा रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब वे झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं तो वे तबाहियाँ मचाने लग जाते हैं और हम उन्हें नहीं रोक सकते। और वह कहने लग जाते हैं कि उन मॉन्स्टर ने इसी तरह पूरे लिंजान शहर को तबाह कर दिया था और उनको रोकने के लिए ना तो हमारे पास कोई अच्छे हथियार थे और ना ही हमारे पास खाना पानी था, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं रोक पाए। लेकिन अब तुम आ गए हो तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह कहने लग जाते हैं कि वहाँ जो मॉन्स्टर तुम्हें दिख रहे हैं वह पहले चूहे के बराबर थे, लेकिन 2 दिन के अंदर वे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और उन्हें रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम उन्हें धीरे धीरे मारते जा रहे हैं। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वह पूरी ईस्ट सिटी को ख़त्म कर देंगे। और हम देखते हैं कि नीचे चूहे जैसे मॉन्स्टर सेंजियान तरफ देख रहे होते हैं और सोंग चाओ सेंजियान से कहने लग जाता है दरअसल बात यह है। जिसे सुनने के बाद सेंजियान कहती है कि बोलो क्या प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और सोंग चाओ बताने लग जाता है कि दरअसल बात यह है कि लेजेंड ने उस कार में बहुत सारा खाना छोड़ दिया है और हम उस खाने को नहीं ला पाए। और सोंग चाओ की यह बात सुनने के बाद लेजेंड हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि उस कार में खाना है, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि उस कार में खाना है तो मैं पूरी कार को ही उठा लाता। और हम देखते हैं कि जिया मई कहने लग जाते हैं कि अब तुम बातें करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें जल्दी से लिंजान शहर जाना होगा और उस कार में से सारा खाना लाना होगा। और वह पीले वाला बंदा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, अपना खाना वापस लाना है हमें। और सेंजियान उन लोगों से कहने लग जाती है कि तुम लोगों को पागलों की तरह चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और वह कहने लग जाते हैं कि जिया मई तुम तो कुछ ज़्यादा ही लालची हो रही हो। जिसे सुनने के बाद जिया मई कहती है कि बहन, और सेंजियान कहती है चलो तो फिर ठीक है। और वह अपने हाथ को उठाती है और कहती है कि लेजिन, रिला और रियो तुम तीनों मेरे साथ आओगे और मुझे फॉलो करोगे और हमारी टीम का नाम होगा साइबरमैन। और वह कहने लग जाते हैं कि मक्का मिमी तुम लोग जिया मई के साथ जाओगे और उसे फॉलो करोगे और तुम्हारी टीम का नाम होगा फायर टीम। और वह कहने लग जाते हैं सोंग चाओ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लॉजिस्टिक टीम के चीफ हो और तुम्हें इन लोगों को रास्ता बताना है और अपनी कार तक पहुंचाना है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहता है ठीक है और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वह कहने लग जाता है कि यह टीम थोड़ी सी खास है और हम देखते हैं उसकी टीम में 2 लड़कियां एक आदमी होता है। और सोंग चाओ कहता है कि चलो फिर चलते हैं यहाँ से। फिर हमें इसके बाद एक शहर के सीन को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक कार में
पीले वाला बंदा बैठा होता है। वह कहता है कि चलो हमें उन सभी मॉन्स्टर को मजा चखाना होगा, और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जिसे सुनने के बाद लेजिन उससे कहता है तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो तुम पर हमला करने वाला है। जिसे सुनने के बाद वह पीले बाल वाला बंदा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारी बॉस हमें ट्रेनिंग के लिए सभी मॉन्स्टरों को मारने के लिए ले जा रही है। जिसे सुनने के बाद सैनजियान उसकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम कोई ट्रेनिंग पर नहीं जा रहे, मैं तुम्हें मॉन्स्टरों को मारने के लिए सिर्फ इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। अगर तुमने ज़्यादा चिल्लाने या फिर शोर शराबा करने की कोशिश की तो तुम्हें जो खाना मिल रहा है उसे छीन लिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह पीले वाला बंदा घबरा जाता है और कहता है कि सैनजियान बॉस आप ऐसा मत करना। और हम देखते हैं सैनजियान सोंग चाओ से कहने लग जाती है कि सोंग चाओ तुम्हें गाड़ी के पीछे के डिब्बे में बैठकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और सैनजियान उसे कहने लग जाती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वह कहने लग जाती है कि तुम तो लॉजिस्टिक टीम के लीडर हो, तुम्हें अपनी टीम के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए और इनसे बातचीत करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ थोड़ा सा परेशान होने लग जाता है और सोंग चाओ अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझसे क्या कहना चाहती है। और हम देखते हैं सोंग चाओ किसी की तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर उसकी टीम बैठी हुई होती है और सोंग चाओ अपने मन में कह रहा होता है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों से जान पहचान बढ़ानी चाहिए। और वह कहने लग जाता है कि मुझे तुम लोगों का नाम बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे तुम लोग अपना नाम बताओ। वैसे भी हम सब लोग आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। जिसे सुनने के बाद वह सभी लोग सोंग चाओ की तरफ देखने लग जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहने लग जाता है कि मेरा नाम फिशर है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं एक क्लर्क हूँ और मैं पेपर का काम करने और प्लानिंग करने में काफ़ी अच्छा हूँ। और वह दूसरी लड़की कहने लग जाती है जिसने नकाब पहना होता है, वह कहने लग जाती है मेरा नाम एलन है और मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डॉक्टर हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वह तीसरी लड़की कहने लग जाती है कि मेरा नाम कोरा है और मैं कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, आप प्लीज़ मेरा ध्यान रखना। और सोंग चाओ उससे कहने लग जाता है कि मेरा नाम सोंग चाओ है और मैं सैनजियान के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मेरा एक फूड बिजनेस भी है। और सोंग चाओ अपने मन में सोचने लग जाता है कि यहाँ पर तो एक पेपर का काम करने वाला रसोइया और डॉक्टर भी है, मेरी टीम कितनी ख़राब है, सैनजियान ने मुझे कितनी ख़राब टीम दी है, इसमें तो एक भी फाइटर नहीं है जो मेरी मदद कर सके। और हम अचानक से देखते हैं कि उनको किसी बात का धक्का लगता है और सैनजियान लेजिन से कहने लग जाती है कि लेजिन क्या वह कार यहीं पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद लेजिन कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जब मैं यहाँ से गया था तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन तुम इसके बारे में सोंग चाओ से पूछ सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की सोंग चाओ को बाहर बुलाती है और हम देखते हैं सोंग चाओ के चोट लगी होती है और वह सोंग चाओ से कहती है सोंग चाओ बाहर आओ, हम अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। और वह उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ है, हमें अपने प्लान्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा। और सोंग चाओ उसकी तरफ देखने लग जाता है और हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि कुत्ते टाइप के और बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं। और सैनजियान सोंग चाओ से कहने लग जाती है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, हमें इसे संभल कर रहना होगा। और वह कहने लग जाती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, इन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। और सैनजियान कहने लग जाते हैं कि सभी लेडीज और जेंटलमैन मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर सोंग चाओ की कार मौजूद है और हमें सोंग चाओ को उसके कार पर ले जाना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, हमें उनसे बचना होगा और उन्हें यहाँ से भगाना होगा। अगर हम इन मॉन्स्टरों को नहीं रोक पाए तो यह मॉन्स्टर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और सैनजियान अपने बहन से कहती है कि जी अम्मी मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी फायर टीम को लेकर इनके पास जाना है और इन्हें तबाह कर देना है। जिसे सुनने के बाद जी अम्मी बाहर आती है और कहती है कि मैं समझ गई बहन। और वह कहने लग जाती है कि सिस्टर मैं इन सब मॉन्स्टरों पर इतना बड़ा हमला करूंगी जिसे ये ध्यान रखेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक मॉन्स्टर जा रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान किसी चीज़ पर पड़ता है और हम देखते हैं कि एक मिसाइल उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है और वह मिसाइल उस मॉन्स्टर के जाकर टकराती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जिया मैं कहने लग जाती है कि यह है मेरा अब तक का सबसे बड़ा शॉट। और वह अपने बहन से कहती है कि सिस्टर आप आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि सैनजियान वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि सभी लोग मुझे कवर दो, मैं आगे जा रही हूँ और कुछ लोग मेरे पीछे आओ, हमें हॉल तक जाना है। और वह कहने लग जाती है कि लेजिन और रिला
तुम इन मॉन्स्टरों का ध्यान भटकाओ। अगर तुम इन मॉन्स्टरों का ध्यान नहीं भटका पाए तो यह मॉन्स्टर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तुम्हें इनका ध्यान भटकाना होगा। और हम देखते हैं कि लेजिन वहां से भागने लग जाता है और सैनजियान सोंग चाओ से कहने लग जाती है कि सोंग चाओ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें ड्राइव करना है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि ड्राइव। और सैनजियान उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कम समय है, हमें तुम्हें सेफ रखना होगा। और वह कहने लग जाती है सभी टीम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट हमला करने वाले हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और हम देखते हैं कुछ कुत्ते टाइप के मॉन्स्टर उन लोगों पर बड़ी तेजी के साथ हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन लेजिन और रिला उन मॉन्स्टरों को रोकने के लिए चले जाते हैं। और लेजिन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इन मॉन्स्टरों का ध्यान रखेंगे और इन्हें तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। और इतना कहते हुए उन मॉन्स्टरों की तरफ भागने लग जाता है और वह एक जोरदार छलांग के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर भी लेजिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लेजिन अपनी शील्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के सर को ही कुचल के रख देता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन हम देखते हैं कि लेजिन के पीछे एक और मॉन्स्टर आ गया होता है और वह मॉन्स्टर लेजिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लेजिन का ध्यान भी उस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है और लेजिन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं और वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि यह काम रिला ने किया होता है और उसने अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। जिसे देखने के बाद लेजिन रिला से कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमें इन सभी मॉन्स्टरों को मारना होगा। इन मॉन्स्टरों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है और यह मॉन्स्टर लगातार ताकतवर होते जाते हैं। जिसे सुनने के बाद रिला कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार को निकाल लेती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे कट लगा देती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि इतने सारे कट इस मॉन्स्टर के लिए काफ़ी होंगे। और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं और रिला उन सभी को देख रही होती है और वह मॉन्स्टर एक धमाके के साथ फट जाते हैं। जिसे देखने के बाद लेजिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह रिला से कहने लग जाते हैं तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो, मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ बेकार ही आया था, तुम तो इन मॉन्स्टरों को अकेले ही संभाल सकते हो। जिसे सुनने के बाद रिला लेजिन से कहने लग जाती है कि तुम अपनी तारीफ को अपने पास ही रखो, जरा उस तरफ देखो, हमारे छोटे बॉस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, वह सभी मॉन्स्टरों को आसानी से मारते जा रहे हैं, उसकी शूटिंग स्किल तो काफ़ी कमाल की है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर मारे जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद लेजिन कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और रिला कह रही होती है कि तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंग चाओ होता है और उसने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है और वह इधर उधर देखने लग जाता है और सोंग चाओ अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इतने काफ़ी होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सैनजियान और सोंग चाओ एक एरिया में पहुँच गए होते हैं। वह सैनजियान कहने लग जाते हैं हम पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं और वह सोंग चाओ से कहती है कि जरा देखो उस तरफ, क्या वह तुम्हारी कार है? जिसे देखने के बाद सोंग चाओ भी उस तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंग चाओ की कार खड़ी होती है जिस पर बहुत सारे मॉन्स्टर चिपके पड़े होते हैं और सोंग चाओ उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि हाँ वह मेरी कार है। जिसे सुनने के बाद सैनजियान कहती है चलो तो फिर ठीक है और वह पीले बालों वाले बंदे से कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर देती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इन सभी मॉन्स्टरों को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वह भागते हुए कहने लग जाता है कि लॉजिस्टिक बॉस तुम मेरा पीछा करो, हम इन सभी मॉन्स्टरों को मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि वह अपनी बंदूक को लेकर वहां से भागने लग जाता है और वह उछलते हुए कहता है कि लॉजिस्टिक बॉस तुम जरा ध्यान से देखो, मैं इन मॉन्स्टरों को किस तरह से मारता हूँ। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ उसकी तरफ देखने लग जाता है और वह पीले बालों वाला बंदा उन सभी मॉन्स्टर की तरफ हमला कर देता है और हम देखते हैं उन मॉन्स्टर का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है और वह अपनी गन को निकालता है और उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम सब घटिया मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कार को छूने की। और इतना कहते ही वह हमला कर देता है और एक मॉन्स्टर को अपनी गोली से मार देता है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैर धरकर उससे कहने लग जाता है कि आज तुम नहीं बचने वाले और उसको भी माथे में बहुत सारी गोलियां मार देता है। और वह सोंग चाओ से कहने लग जाता है कि लॉजिस्टिक बॉस आप मुझे इस तरह ना देखें, आप अपनी कार में जाकर बैठे। और हम देखते हैं सोंग चाओ वहां से भागकर अपनी कार के दरवाजे को खोलता है और वह अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और पीले बालों वाला बंदा अभी भी मॉन्स्टरों को संभाल रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सोंग चाओ की खिड़की के सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ गया होता है जिसे देखने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और उस मॉन्स्टर की तरह अपनी गन को करता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को किसी और ने गोली मार दी होती है जिसकी वजह से सोंग चाओ हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह काम सैनजियान ने किया होता है और उसने उस मॉन्स्टर को गोली मारी होती है। जिसे देखने के बाद सोंग चाओ से कहता है कि सैनजियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह पीले बालों वाला बंदा सोंग
सोंगचाओ की कार में बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी ये बातें करना बंद करो, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, अब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो। और हम देखते हैं सोंगचाओ कहता है कि ठीक है ठीक है, और वह अपनी चाबी को घुमाता है और अपनी कार को स्टार्ट कर लेता है और वह उस कार को वहां से भगा कर ले जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस कार के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े हुए होते हैं और वह उस कार की तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके सामने सेंजान आ जाती है और वह उन सभी मॉन्स्टरों को मार रही होती है। और सोंगचाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कार को रोकता हूँ, तुम कार में बैठ जाना। जिसे सुनने के बाद सेंजान कहने लग जाती है तुम्हें यह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कार में बैठ जाऊंगी। और हम देखते हैं कि वे वहां से उछल कार के ऊपर चली जाती है और सोंगचाओ और पीले बालों वाला बंदा उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सेंजान उस कार की छत पर बैठ जाती है और कहती है कि अब यहाँ से सही रहेगा, मैं उन सभी मॉन्स्टरों को यहाँ से मार देती हूँ। और हम देखते हैं कि वह उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगती है और उनमें से ज्यादातर मॉन्स्टरों को मारने लग जाती है। और सेंजान सभी लोगों से माइक पे कहने लग जाती है कि तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और हमें सोंगचाओ की कार मिल चुकी है, तुम सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। और सेंजान अपनी बहन से कहती है कि जी एम आई तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें इन लोगों को बाहर निकालना है और तुम्हें कोई रास्ता खोजना है, यहाँ पर मॉन्स्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग पहले लिंजान शहर जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और वह पीले बालों वाला बंदा कहता है कि यह क्या बकवास कर रही है, ये छत पर बैठकर इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है। और सोंगचाओ भी सेंजान की बातों से परेशान हो रहा होता है और हम देखते हैं कि सेंजान के सामने बहुत सारी आग लगी हुई होती है, जिसे देखकर सेंजान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोंगचाओ को भी वह आग दिख जाती है, जिसे देखने के बाद सोंगचाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह उस कार को संभालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह कार उस आग में घुस जाती है, जिसे देखने के बाद सेंजान खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस आग से बचकर निकल जाएंगे। और हम देखते हैं कि वह बाहर निकल आए होते हैं और सेंजान चिल्लाती है कि चलो दोस्तों हम लिंजान शहर जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमें डॉक्टर जू को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हारा प्लान है लिंजान शहर में कोई बेस बनाने का। और उस डॉक्टर की बात सुनने के बाद सेंजान उससे कहती है कि हमारा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है, हम बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने आए हैं, फिर हम इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। हमारे शहर में बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं, हमें उन्हें नहीं रोक सकते, इसलिए हम लोग चाहते हैं जब तक इस सिटी में मॉन्स्टरों का खतरा कम नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पर रुकेंगे। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आए क्यों, मैं यहाँ पर अपने मरीजों का इलाज करती हूँ और ये हॉस्पिटल है ना कि कोई धर्मशाला। जिसे सुनने के बाद सेंजान उस डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, अगर तुम हमें यहाँ पर रहने देती हो तो हम तुम्हें बहुत सारा खाना भर कर देंगे। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे उस खाने में अंडे और मांस भी चाहिए। जिसे सुनने के बाद सेंजान उससे कहने लग जाती है कि ठीक है। और वह डॉक्टर बताने लग जाती है कि अगर तुम लोग मुझे महीने के पहले ही शुरुआत में बहुत सारा खाना देते तो मैं तुम्हें फ्री में इलाज करूंगी और तुम्हारा अच्छा सा ध्यान रखूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वह डॉक्टर किसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगचाओ की रेंज रोवर कार जली पड़ी होती है और सोंगचाओ वहाँ पर बैठकर रो रहा होता है और कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ ही क्या हुआ। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ को रोता देखकर वहाँ सेंजान आ जाती है और उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ज़्यादा रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक कबाड़ा सी कार है और कुछ मॉन्स्टरों ने इस पर थोड़ा सा ही हमला किया है, तुम्हें इतना घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, यह बहुत ही ज़्यादा महंगी कार है, मैंने इस कार को बहुत सारा खाना देकर खरीदा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुमने इस कार के लिए बहुत सारा खाना दिया है। और हम देखते हैं कि वह दोनों एक साथ वहीं पर बैठ जाते हैं और वह डॉक्टर उन दोनों को देखने लग जाती है और उनसे कहती है कि आखिरकार तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और वह सेंजान से कहने लग जाती है कि सेंजान तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों का हमला होने वाला है और वह मॉन्स्टर दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने इस बात को पता करने की कोशिश की, लेकिन हमने पूरे लिंजान शहर में ऐसी खबर नहीं सुनी, क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो। जिसे सुनने के बाद सेंजान उठती है और कहने लग जाती है आखिरकार तुम यह सवाल मुझसे पूछ क्यों रही हो, मेरा नाम सेंजान है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल
भी भरोसा नहीं है। और वह कहने लग जाती है कि मैं पूरे इस सिटी पर राज करती हूँ और तुम तो जानती हो जहाँ कहीं भी मॉन्स्टरों का हमला होता है या फिर कोई भी मारा जाता है तो उसकी खबर मुझे पहले लग जाती है। क्या तुम इसके बारे में नहीं जानती थी? अगर लिंजान शहर में कहीं पर भी मॉन्स्टर अपना पिछवाड़ा हिलाता है तो उसकी खबर मुझे लग जाती है। लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करने वाली तो तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगी। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि मैं समझ गई और उसे एक कुछ देने लग जाती है। और वह डॉक्टर कहती है चलो तो फिर ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है और यह मैसेज किसी ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और वह डॉक्टर बताने लग जाती है कि इस शहर के सारे लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग बिठाई है और उन्होंने कहा है कि यह मॉन्स्टर इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं और तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है, शायद तुम इसके बारे में कुछ बता सको। और हम देखते हैं कि सैनजान उस मैसेज को पढ़ने लग जाती है और सोंगचाओ से कहती है कि सोंगचाओ। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ से कहता है क्या है, और वह सोंगचाओ के ऊपर उस टैबलेट को मारते हुए कहती है कि कल हमारी एक मीटिंग है और हम दोनों उसमें जरूर जाएंगे। और वह कहने लग जाती है कि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, हम अपनी टीम को इससे और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं और उसे पूरे लिंजान शहर में फैला सकते हैं। और वह कहने लग जाती है कि यह मीटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें अपनी कार की फिक्र हो रही है तो वह कार तुम मिमी को दे दो। मिमी कार बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, वह तुम्हारी कार को आसानी से बना देगी। और वह डॉक्टर जू कहने लग जाती है कि तुम बातें करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम जानते हो तुम क्या कर रही हो। जिसे सुनने के बाद सैनजान उससे कहने लग जाती है कि मुझे उस मीटिंग में जाते हुए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मुझे उस मीटिंग में जाना होगा। अगर मैं नहीं गई तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो मैं एक दो को तो संभाल लूँगी। और हम देखते हैं सोंगचाओ उस लड़की की बातें सुन रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह आखिरकार कहना क्या चाहती है। फिर इसके बाद हमें नॉर्थर्न सिटी को दिखाया जाता है और यह लिंजान शहर की नॉर्थर्न सिटी है। और सोंगचाओ एक बिल्डिंग को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह बिल्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और हम इसके बाद देखते हैं कि सोंगचाओ सैनजान से कहने लग जाता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, टीम की लीडर तो तुम्हें यहाँ अकेले आना चाहिए था, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जिसे सुनने के बाद सैनजान उसे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हारा आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मेरे आने का यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं था। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सैनजान से कहने लग जाता है कि सैनजान तुमने मुझसे कहा था कि नॉर्थर्न सिटी का लीडर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्या हमें उस लीडर से मिलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे सुनने के बाद सैनजान उससे कहने लग जाते हैं हाँ तुमने सही कहा, उस लीडर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें उससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वह अंदर आ जाते हैं और एक लड़की उनका स्वागत करती है और वह लड़की उनसे कहने लग जाते हैं कि मिस्टर सैनजान और मिस्टर सोंगचाओ आप दोनों का स्वागत है, हमारे लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं। और वह थोड़ा सीरियस लुक बनाते हुए कहने लग जाती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि हमारे लीडर से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। और जिसे सुनने के बाद सैनजान उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ तुम्हारे लीडर से मिलना चाहते हैं ताकि उनसे कोई एग्रीमेंट कर सके। जिसे सुनने के बाद वह लड़की उनकी तरफ देखने लग जाती है और उनसे कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम लोग मेरे पीछे आ सकते हो। और सैनजान उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वह लड़की उन्हें ले जाने लगती है और सोंगचाओ सैनजान के कान में कहने लगता है कि उस लड़की को देखने से ऐसा लगता है कि वह तुम्हें जानती है। जिसे सुनने के बाद सैनजान कहने लग जाती है कि तुमने सही कहा, वह मुझे जानती है और वह मेरी एक अच्छी दोस्त भी है। जिसे सुनने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की एक दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि लीडर मिस सैनजान और मिस्टर सोंगचाओ यहाँ पर आ चुके हैं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद अंदर से आवाज आती है कि तुम आ सकते हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की लीडर बैठी होती है, वह कहने लग जाती है कि सैनजान। और हम देखते हैं कि सोंगचाओ उसे देखकर कहने लग जाता है ये तो एक लड़की है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि हम लोग आ गए। और सैनजान कह रही होती है कि सोंगचाओ तुम संभल के रहना। और हम देखते हैं कि वह लीडर सैनजान का नाम चिल्लाने लग जाती है और अचानक से उसे कुछ होता है और वह सैनजान के ऊपर झपट्टा मारने के लिए भगती है। जिसे देखने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और लेकिन हम देखते हैं कि वह लीडर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहने लग जाती है कि सैनजान तुमसे मिले हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिन हो गई, मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वह सैनजान तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन सैनजान को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वह उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है और उसे हवा में उड़ा देती है। जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने हाथों में पावर को बढ़ने लग जाती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़की अपने लीडर के ही ऊपर हमला कर देती है और उसे एक जोरदार हाथ मारती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में से आवाज़ निकलने लग जाती है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि लीडर
तुम शांत हो जाओ। और सोंग चाओ भी यह सब तमाशा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कह जाने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कुछ लोग उस लीडर को पकड़ लेते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि लीडर तुम शांत हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लीडर शांत नहीं हो रही होती और कहने लग जाती है कि मुझे सैनजान के पास जाना है और उसे चूमना है। और एक आदमी कह रहा होता है कि प्लीज़ लीडर शांत हो जाओ, तुम अपने होश में नहीं हो, अपने होश में आ जाओ। और हम देखते हैं कि सैनजान उस लीडर को देख रही होती है और वह लड़की अपने माथे पर हाथ धरते हुए कहने लग जाती है कि लीडर हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि सैनजान। फिर इसके बाद हमें कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है और वह लीडर कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए थे, जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आपे में नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो इस गलती के लिए। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहने लग जाता है कि ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपको ये कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लीडर खुश होते हुए कहने लग जाती है कि मैं लिंजान शहर के सेंसस डिपार्टमेंट की हेड हूँ और मैं लिंजान शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उस लीडर को रस्सियों में बांध रखा होता है और वह लीडर कहने लग जाती है कि तुम सब लोग मुझे आज़ाद कर दो, मैं लिंजान शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हूँ। और उस लीडर की बात सुनने के बाद वह दोनों लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है कि लीडर आपको ये कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप अपने होश में नहीं है। और हम देखते हैं कि सोंग चाओ और सैनजान इस लीडर की हरकतों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सैनजान सोंग चाओ से कहती है कि चलो मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। और वह कहने लग जाती है कि यह लिंजान शहर के सेंसस डिपार्टमेंट की फॉरेन मिनिस्टर है और यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसकी एक टीम भी है जो कि पूरे लिंजान शहर को कंट्रोल करती है। और वह कहने लग जाती है कि यह लीडर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यह पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन ये कुछ सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है और इसका अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन अब इसकी टीम लिंजान शहर के लोगों की संख्या को कंट्रोल करती हैं, चाहे वो बढ़ानी हो या फिर करनी हो। और वह कहने लग जाती है कि लेकिन अब भी इसकी टीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यह किसी को भी आसानी से मार सकती है और चाहे तो ये पूरे लिंजान शहर पर राज कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी यह नॉर्थ सिटी पर राज करती है और लिंजान शहर के ज़्यादातर हथियार को कंट्रोल इसी के ही हाथ में है और लोग इसे किंग ऑफ हेल के नाम से भी जानते हैं। और वह कहने लग जाते हैं कि लेकिन ये एक बहुत बड़ी ठरकी भी है। और सैनजान बड़े गुस्से के साथ उस लीडर से कहते हैं कि तुम अब ये हरकत करना बंद भी कर दो, मैं यहाँ तुम्हारा खजाना लेने नहीं आई बल्कि तुमसे बात करने आई हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लीडर शांत हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड कर दिया। और हम देखते हैं कि वह लीडर वहाँ से गायब हो जाती है और एक जगह पर आकर सैनजान से कहने लग जाती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरी एक्टिंग को पहचान लोगी, लेकिन तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारा ये करना जरूरी है। और वह कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो। और हम देखते हैं सैनजान उसे देख रही होती है और कहने लग जाती है कि मैं यहाँ तुमसे मॉन्स्टरों के हमले के बारे में बात करने आई हूँ। वह मॉन्स्टर दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं और किसी दिन हमारे शहर पर हमला कर देंगे। जिसे सुनने के बाद वह लीडर कहने लग जाती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लिंजान शहर के सभी लीडर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हमला कभी भी नहीं होने वाला, वह मॉन्स्टर हमारे शहर पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, यह सिर्फ अफवाह है। जिसे सुनने के बाद सैनजान उससे कहने लग जाती है कि यह अफवाह नहीं है, हमारे इस सिटी में वह मॉन्स्टर बढ़ते ही जा रहे हैं और उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमने उन्हें नहीं रोका तो वह जल्द ही एक लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे, फिर उन्हें रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह लीडर कहती है कि तुम्हारी बातों से सुनने से ऐसा लगता है कि तुम इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज़ को मुझे बताने के लिए आई हो। और वह कहने लग जाती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। और सैनजान उसे कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे हथियार चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लीडर हैरान हो जाती है और सैनजान कहने लग जाती है कि पूरे लिंजान शहर में ना तो इतने सारे हथियार मौजूद है और ना ही इतने सारे इक्विपमेंट्स है जिनसे हम उन मॉन्स्टरों को रोक सकें, यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें अपनी टीम को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाना है। और वह कहने लग जाती है कि अगर तुम लोग हमें हथियार देते हो तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और वह लीडर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पैसे का नाम सुनकर सैनजान थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाती है और सोंग चाओ के अपने पास लाती है और उसका इंट्रोडक्शन कराने लग जाती है। और वह कहने लग जाते हैं जरा इनसे मिलो, ये हमारी लॉजिस्टिक टीम के लीडर हैं और इनका नाम है सोंग चाओ। और सोंग चाओ बताता है कि मेरा नाम सोंग चाओ है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और सैनजान कहने
कहने लग जाती है कि इसके पास बहुत सारे रेयर आइटम है जिसके बदले में हम तुमसे वह हथियार खरीद सकते हैं और चाहो तो तुम इससे हथियारों के बदले में खाना भी ले सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लीडर सोंगचाओ की तरफ देखने लग जाती है और कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो मैं इसके बारे में सोचूंगी। और वह सफ़ेद बालों वाली लड़की कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि जो बातें तुम कहने आई थी वह तुमने कह दी, लेकिन अगर तुम कुछ और भी कहना चाहती हो तो वह मुझे बता दो। जिसे सुनने के बाद सेंजियान वहाँ से उठ जाती है और कहने लग जाती है कि अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी, मुझे बस यहाँ से जाना है और बाकी की बात हम दोपहर की मीटिंग में करेंगे। और इतना कहते ही वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और वह सफ़ेद बालों वाली लड़की अपने लीडर से कहने लग जाती है क्या ये सही है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। और वह लड़की बताने लग जाती है कि अगर हम उन लोगों को बहुत सारे हथियार और इक्विपमेंट्स देंगे तो वह पूरे इस सिटी पर राज कर लेंगे और वहाँ अपना दबदबा बना लेंगे, जिसकी वजह से हम उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह लीडर कह जाती है कि यह सब ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे लोग ताकतवर होते हैं या फिर नहीं, वह सिर्फ अपनी इस सिटी पर राज करना चाहते हैं और वह आगे चलकर हमें मॉन्स्टरों में लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और वह कहने लग जाती है कि लेकिन अगर तुम लोगों ने उनके साथ हमला करने की कोशिश की या फिर उनकी इस सिटी पर हमला किया तो वह लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले, वह तुम्हारी सर में गोली मारेंगे। और वह कहने लग जाते हैं कि तुम्हें सिर्फ सेंजियान के साथ आने वाले लड़के के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है ताकि वह आगे चलकर हमारी फ्यूचर में मदद कर सके। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानव पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।